हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हमारा डे 5 है पॉलिटी के इस लेक्चर में। जो हमने पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसका आज डे 5 है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, आपको मैं बता देता हूँ कि ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात कीजिए, हमने खासकर टारगेट किया हुआ है सिविल सर्विस यूपीएससी और एचपीएस को। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं इसके बारे में बताऊँ आपको, इस चैप्टर के बारे में, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझिए कि इसमें से 2013 से लेकर के 2022 के बीच में, मतलब 24-25 तक आप मान के चलिए, 24 तक के लगभग 10 सवाल जो है वो हर साल एक ट्रेंड सा बन चुका है कि मेंस में भी जीएस 1 में जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल राइट्स से आते हैं। अगर मैं 2013 की बात करूं तो आपसे पूछा गया है था कि बट डू यू अंडरस्टैंड वाई द कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो, वाई डू द फिल्म्स इन इंडिया स्टैंड्स ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन डिस्कस। तो ये सवाल था जिसकी आज के टाइम में भी रेलेवेंस उतनी है, क्योंकि आजकल जो मूवीज़ वगैरह बनती है वो आपको पता है कि किस तरह का जो एक जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनको बढ़ाने का काम कर रही है। तो आपने देखा ही होगा, या ग्लोबली लेवल पे देख लो, आप उसको जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखो या फिर अपने रीजनल नज़रिए से देखो। फिर उसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है 2015 में कि डज़ द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इंटेल लीगल रेगुलेशन ऑन बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, डिस्कस इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जजमेंट्स ऑफ द अपेक्स कोर्ट इन दिस रिगार्ड। तो ये उससे संबंधित था। थोड़ी सी रिलेवेंस आप समझ पा रहे हैं कि करंट के साथ इसकी रिलेवेंस को ऐड किया हुआ है। फिर उसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है खाप पंचायत हैव बीन इन द न्यूज़ फॉर फंक्शनिंग एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ऑफन डिलीवरिंग pronouncements amounting to human rights violations. Discuss critically the actions taken by the legislative, executive and judiciary to set up things right in this regards। तो ये राइट्स से क्वेश्चन है, आप इसको भी इसी के थ्रू समझ सकते हैं। फिर उसके बाद एक सवाल और पूछा जाता है 2017 में कि एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ऑन द राइट टू प्राइवेसी। तो 2017 में आपको पता होगा पुट्टा स्वामी केस जो था वो उससे संबंधित ये जजमेंट थी। तो इसकी रिलेवेंस उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थी, जबकि आज भी उतनी ही है। फिर आगे जो एक सवाल और पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है कि बताइए 2022 में राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट कमेंट। तो ये क्वेश्चन जो थे वो आपके पूछे जा चुके हैं। तो आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए कि आपको अपनी तैयारी को किस तरह से शेप करना है, ताकि जो चीज़ें हैं वो आप अच्छे से कवर कर पाएँ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो प्री है, जो हमारा स्क्रीनिंग होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेज होती है। तो हम बात करेंगे, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, इनका उल्लेख है, और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में इनके एलोब्रेशन किया गया है। उसके बाद जो हमारा उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भारत का मैग्ना कार्टा भी इसको बोला जाता है। ये जो है इतने मतलब डिटेल्ड इनका एलोबरेशन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जितना अन्य कंट्री में जो है वो देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली जो ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ये इंस्पायर्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है। इसके बाद जो है इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे इसमें बुलेट नोट्स में आपको देख पा रहे हैं कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी गारंटी क्या करता है, ये किसकी गारंटी देता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, रिलीजियस टॉलरेंस एंड कल्चरल फ्रीडम की। और एम क्या है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स का एम क्या है, वो है आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, यानी कि उसके जो भी आइडल है उसको जो है वो प्रमोशन करना उनकी। ये क्या है, इसेंशियल है फॉर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डेवलपमेंट, इसलिए इनको फंडामेंटल बोला जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसी के अंडर आता है। तो ये एक अलग से टॉपिक बनता है हमारा, पर आपने समझना है कि जब किसी राइट का वायलेशन होता है तो हमें इन्हीं आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 32 एंड 226 जो है वो हाई कोर्ट को एम्पावर करता है। तो इसलिए इनके थ्रू जो हम इन राइट को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। देखिए शुरू में जो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो शुरू में हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे।
पर 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट का स्टेटस दिया गया आर्टिकल 300 सेक्शन ए के तहत। उसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से। अगर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल की बात करें तो हम जानते हैं कि अब 6 फंडामेंटल हमारे पास बचे हैं। उनमें से पहला तो आप जानते हैं कि यही है हमारा राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में इसका वर्णन है। फिर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में इनका वर्णन है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो आर्टिकल 29-30 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ 31 में है। तो इस तरह का ये प्रोविज़न हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि इसकी की फीचर है कुछ, तो की फीचर में ये क्या है कि देखिए इनमें से कुछ जो है वो सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जैसे कि हमारे सिटीजन के लिए ही है, जबकि कुछ जो है वो सभी के लिए है, जैसे कोई फॉरेनर भी है उसको भी वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, चाहे वो नागरिक विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद या कंपनियां जो भी होती हैं जैसे उन सबको भी प्रोवाइड होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनका दोनों टाइप का नेचर है। मतलब पॉजिटिव जो होते हैं जैसे फ्रीडम हो गई, फिर उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस हो गया, तो इस तरह के इसमें ये चीज़ें एडिशन हुआ है। फिर इन्फोर्सेबल है जुडिशरी के द्वारा, तो जैसा कि जस्टिफाइएबल है इस चीज़ को मतलब कोर्ट के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत जो है आप जा सकते हैं, एक तो 226 के तहत एंड एक 32 के तहत। तो ये आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है इसके ऊपर हमारे जो भी गवर्नमेंट है उनके द्वारा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो आगे डिटेल्ड में इसमें डिस्कस किया हुआ है, मैं वो चीज़ें आपको आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद इसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकर एंड डिसएडवांटेज सेक्शंस हो गए, जैसे आर्टिकल 14 है वो बात करता है राइट टू जैसे इक्वलिटी की। तो अगर हम ऐसा समझेंगे कि सभी बंदों को जो है वो एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा, तो इसमें ये एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो होता है वो कोई स्पेशल प्रोविज़न जैसे सोशली या एजुकेशनली या इकोनॉमिकली कोई बैकवर्ड है तो उसको जो है सरकार जो है वो कुछ रियायत दे सकती है या कुछ जो उसको रिलैक्सेशन दे सकती है। जैसे हमारा EWS का कोटा आ जाता है इसमें, फिर OBC की जैसे हमारी कैटेगराइजेशन होती है, अलग अलग कैटेगरी हुए हैं, तो वो सब चीज़ें इसी में आती है। सुप्रीम कोर्ट जो सेफ गार्ड करता है ये ऑब्वियसली हमें देख लिया है। अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्ट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, मोरालिटी और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो है हम इसको इन सब चीज़ों को जो है वो फंडामेंटल राइट्स को जो है एवरेज कर सकते हैं, मतलब कम उनमें कटौती भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट जो है वो इम्पोज कर सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स लाइक फ्रीडम स्पीच, असेंबली एक्सेट्रा पर। एमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 358, 359 इन सब के बारे में इसमें डिटेल आपको बताया गया है कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट, मतलब कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट जो है 20 और 21, ये 2 फंडामेंटल राइट्स बचेंगे, बाकी को इन्फोर्स करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो। आर्म्ड फोर्सेज होते हैं बोलते हैं उनके पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेज, पुलिस एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन अंडर आर्टिकल 33। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें इस चीज़ को, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्शल लॉ की बात करें तो पार्लियामेंट कैन इंडेमिनिफाई एक्ट्स डन अंडर मार्शल लॉ, आर्टिकल 34 के अंदर ये प्रोविज़न है। 34 का मतलब हो गया कि जैसे ऐसे इलाकों में इनका जो फौजी कानून का मतलब हो गया सैन्य शासन से जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका रीजनेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिक जो भी बैकवर्ड्स नेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो वुमेंस, चिल्ड्रन एंड इन सब को जो है वो आप उनको ऐसे प्रोविज़न बना सकते हैं उनके लिए। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का प्रोवाइड करवा सकता है। रिजर्वेशन का मैंने आपको पहले भी बता दिया है। लॉ ऑफ इनकन्सिस्टेंट और कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली मैंशनड अबाउट द जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू का हमें जो कहीं ना कहीं जो है एक रेफरेंस जो है वो हमें आर्टिकल 13 में देखने को मिल जाता है। मतलब कि ऐसा लॉ जो अगर फंडामेंटल राइट्स को जो है वो
उनको जो है वो एब्रोगेट करता है या एवरेज करता है किसी तरीके से, तो उस लॉ को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हमारे जो भी जुडिशरी है उसके द्वारा। इसमें कुछ एक एक्सेप्शन इसमें जो इंक्लूड्स हैं वो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या आएगा। पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 368, बट अमेंडमेंट मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपने बताना है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो है वो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आपका काम रहा, ये मेंशन कीजिए कमेंट में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है आप देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 के अंदर क्या क्या है, इसमें क्या क्या आएगा। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आएगा, ऑब्वियसली आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, अदर अथॉरिटीज़ अंडर द यूनियन और स्टेट कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें जो है वो सरकार में आती है। उसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट्स एट ए ग्लांस हम इसको देखेंगे अब की प्रोविज़न को। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हमारी राइट टू इक्वलिटी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो आर्टिकल 14 के अंदर है। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैं, ये दोनों जो है वो अलग अलग सिद्धांत हैं। आपको समझने की ज़रूरत होगी यहाँ पर कि ये दोनों चीज़ें जो है वो अलग अलग हैं। इसके बाद मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये कैसे अलग हैं। हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 जो है ये बात करता है आपका ये बोलते हैं कि ये आर्टिकल बताता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यानी कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखिए जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये जो है एक ये चीज़ जो है आपकी, ये ओरिजिन है आपकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये इसका ओरिजिन जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो इसलिए आपको ये चीज़ भी समझनी होगी। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, रिगार्डेड एज नेगेटिव कंसेप्ट, इसको नेगेटिव कंसेप्ट के रूप में भी देखा जाता है। इसमें अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन्स इन द आइज ऑफ लॉज, किसी को भी मतलब कोई स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करवाए जाते हैं इस सिद्धांत के अंदर। इक्वल सब्जेक्शंस ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, मतलब नो पर्सन्स एबव द लॉ। कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। नो पर्सन एबव द लॉ। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं इसमें। इसमें जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं हम, ये भी आपका ब्रिटेन से ही है। जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं हम, ये भी हमारा ब्रिटिश ओरिजिन से है, रूल ऑफ लॉ। तो ये भी हमारा इंग्लैंड से ही ओरिजिन हुआ है इसका। इसको जो है प्रोपाउंडेड बाय ए बी डाइसी, ये इसको डाइसी ने ये कॉन्सेप्ट डाइसी का दिया हुआ है। लेक्स सुप्रीमस मीन्स लॉ इज सुप्रीम, और रोल जो मतलब इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 14। तो इसमें जो ये प्रोविज़न है ये भी हमारा ब्रिटिश से लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं आपके इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है ये यूएस से है, यूएस ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो अलग अलग है। ये जो है एक यूएसए से इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सनस हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। मतलब कि जो अगर सिमिलर सिचुएटेड है कोई बंदा, तो उसके लिए भी सेम पैटर्न होगा। जैसे हम मान लीजिए कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और कोई बंदा हैंडीकैप्ड है, मतलब कोई बंदा जैसे वो हाथ से हैंडीकैप्ड है, तो उसको हो सकता है जो आपको टाइम दिया जा रहा है उससे उसको ज़्यादा टाइम दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप दोनों जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो आपको जो है वो उस व्यक्ति को लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए जो है वो क्या किया जाएगा, कुछ उसको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा ताकि बराबर का कंपटीशन हो। तो इसलिए जो है ये कॉन्सेप्ट फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का वहाँ पे लगता है कि द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, तो जैसा है उसको वैसे ट्रीट किया जाता है। ओरिजिन ऑफ रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको ये बता दिया कि जो ओरिजिन ऑफ रिजर्वेशन है वो हमें यहीं से देखने को मिलता है, इसी के अंदर रीजन ऑफ रिजर्वेशन। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 के अंडर है। यानी कि आप किसी को सेक्स, बर्थ प्लेस,
कास्ट और जन्म, सेक्स, जेंडर, बर्थ प्लेस, इन सब चीज़ों के आधार पर जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसकी मनाही है। फिर देन आर्टिकल 16 जो है वो अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आते हैं, वो आपको, जैसे कि एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि किसी बंदे को जो है वो ज़रूरत है रिजर्वेशन की, उसको जो है थोड़ा ऊपर उठाना है सोसाइटी में, थोड़ा उसको एजुकेशनली सोशली जो है वो डेवलपमेंट करना है, तो वो उसके लिए प्रोविज़न बना सकती है, चाहे वो वुमेन हो, कोई एजुकेशनली बैकवर्ड हो, और कोई उसकी कोई भी कंडीशन हो, उसके लिए जो है मतलब ऐसे प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं। वो उसका इसी आर्टिकल में एक्सेप्शन है। जैसे EWS जो है वो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 6 में आता है, तो ये सब चीज़ें जो है 5-6 में, तो ये सब जेकर इसमें आता है। उसके बाद है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये आपका आर्टिकल 16 के अंडर आएगा। फिर एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की मनाही जो है वो आर्टिकल 17 में है, और टाइटल्स जो हैं उनकी मनाही भी आर्टिकल 18 के अंदर दी हुई है। तो इस तरह से इसमें है। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो 6 तरह के फ्रीडम है, स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन की। प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस आर्टिकल 20 के अंडर है। फिर उसके बाद मतलब कि इसके आर्टिकल 20 के अंदर जो जियोपार्डी ऑफ एक मतलब किसी क्राइम के लिए आप 2 बार किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं, ये प्रोविजन भी आपको आर्टिकल 20 के अंदर देखने को मिल जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में है, और जो प्राइवेसी की बात आती है वो भी इसी में आर्टिकल में आती है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में है ये। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन सर्टेन केसेस, ये जो है ये आर्टिकल बहुत क्रूशल है, काफ़ी डिबेटेबल आर्टिकल है, तो इसका आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो इसके बारे में आप मेंस पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेबर फोर्स्ड एंड फोर्स्ड लेबर्स आर्टिकल 23, एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हैज़ार्डस जॉब्स आर्टिकल 24 के अंडर है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये आपका 25 में है, यानी कि कॉन्शियस कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 के अंडर आएगा आपका। देन उसके बाद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये आर्टिकल 26 के अंदर आता है। फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ये आर्टिकल 27 में आएगा आपका। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, आर्टिकल 28। देखिए आर्टिकल बताने का मतलब ये है कि कई बार आपको इसमें जैसे स्क्रीनिंग होती है किसी एग्ज़ाम की, तो उसमें जो है वो आपसे मैच करने के लिए इस तरह के सवाल पूछ लिए भी जा सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी इन चीज़ों का टिप्स पे होना ज़रूरी हो जाता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स, कल्चर्स ऑफ माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 29 में आता है। इसके लिए आप जो है वो मतलब विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। माइनॉरिटी शब्द जो है वो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, पर फिर भी आपको ध्यान रखें माइनॉरिटीज़ राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30। तो ये सब प्रोविज़न जो है वो आपको, ये आ गया आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है वो इन्फोर्समेंट करता है फंडामेंटल राइट्स को। इसके अंडर 5 रिटें आती है, हेवस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड क्योबरटो। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट कब लगती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिना उसको बताए और उसकी कोई गलती भी ना हो, अगर उस क्राइम में उसको जो है अरेस्ट किया जाता है, तो मतलब हैबस कॉर्पस का मतलब होता है कि बंदी को जो है वो शरीर पेश करना, यानी कि उसको पेश करना, मतलब एक तरह से कोर्ट में, तो ये उसके लिए रिट दी जाती है। फिर इसके बाद मैंडामस होता है आदेश देना किसी चीज़ का। प्रोहिबिशन होता है अगर कोई कोर्ट जो है अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हैं तो उसको जो है वो रोकना। फिर सर्शरी होता है, ये एक जो है आप समझ लीजिए एक सुधारात्मक रिट की तरह काम करती है ये। फिर उसके बाद क्यों वारंट होता है, ये अधिकार को दिखाता है। अगर कोई मान लीजिए अपनी जुरिस्डिक्शन है या कोई पब्लिक पोस्ट को जो है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और अगर लगता है किसी को कि ये मतलब जो वो पब्लिक पोस्ट पे बैठा हुआ है अगर वो डिज़र्व नहीं करता है, तो उस तरह की सिचुएशन में ये सब रिटर्न जारी की जाती है, तो इनका भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। राइट्स अवेलेबल ओनली सिटीजन, तो ये देख लिए सिटीजन के लिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को। इसके बाद पॉलिटिकल राइट की बात करें तो राइट टू वोट हो गया, फिर उसके बाद
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम के इलेक्शन के लिए भी इंडियंस होना ज़रूरी है, लड़ने के लिए उनका। ये राइट्स जो है वो आपके बोथ सिटीजन और फॉरिजनर को भी दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो आज जो था वो हम इतना ही करेंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, तो इसलिए इसको थोड़ा हम अच्छे से करके रखेंगे ताकि इसमें कोई चूक की संभावना ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।